वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। आज हो गई है 14 जून 2020 और टेस्ट नंबर है ये 390 390वां टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे हमेशा की तरह पहला टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। जो चीज़ें न्यूज़ में हैं उनसे जुड़े रहिए, इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़े रहिए ताकि प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में लिखने में और गोले भरने में आसानी हो। तो आज के लिए प्रश्न क्रमांक संख्या 1 क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, इसका गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास अनुरक्षण प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए की गई है। इसे अन्य छोटी परियोजनाओं समेत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्य सौंपा गया है। इसे किसे? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI यूनिक क्लाउड आधारित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा संचालित विग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लॉन्च के साथ पूर्ण रूप से जो है वो डिजिटल संगठन बन गया है। इसलिए न्यूज़ में है, प्रश्न पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। अब देखिए, बात करें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, तो इसका गठन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास अनुरक्षण एवं प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एक अन्य छोटी परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्य सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है विश्व की शीर्ष वैधानिक संस्था है और जिसके पास नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों तथा युद्ध अपराधों के मामले में अभियोग चलाने का स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकार है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना रोम संविधि के अंतर्गत 1998 में की गई थी और हाल ही में चीनी प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा की है। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, वैधानिक संस्था ये शीर्ष और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है युद्ध अपराध के मामले में अभियोग चलाने के लिए और नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी स्थापना रोम संविधि के अंतर्गत 1998 में की गई थी, ये भी करेक्ट है। तीसरा वाला गलत है क्योंकि अमेरिकी प्रशासन ने किया है, चीनी प्रशासन ने नहीं। अमेरिकी प्रशासन ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के कर्मचारियों के विरुद्ध जो है वो प्रतिबंधों की घोषणा की है उसने। तो ये वाला गलत है, ये करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। तो कथन 3 सही नहीं है क्योंकि हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के उन कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा की है जो अमेरिकी सैनिकों व खुफिया अधिकारियों और इजराइल समेत संबद्ध राष्ट्रों की अफगानिस्तान एवं अन्य जगहों पर संभावित युद्ध अपराधों की जांच कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा है कि हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय अमेरिका की प्रभुता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए पूछा जा सकता है प्रश्न उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राइट्स इशू से क्या अभिप्राय है। देखिए, राइट्स इशू का अभिप्राय एक ऐसे तंत्र से होता है जिसके द्वारा कंपनियां अपने मौजूदा शेयर धारकों से अतिरिक्त पूंजी जुटा सकती हैं। इस तंत्र का प्रयोग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किया जाता है और इसके जरिए कंपनी अपने शेयर धारकों को अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती हैं। और हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने राइट्स इश्यू तंत्र का प्रयोग करते हुए 53,124 करोड़ रुपए की पूंजी प्राप्त की है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका उत्तर, यही है राइट्स इशू।
तो देखिए, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने राइट्स इशू तंत्र का प्रयोग करते हुए 53,124 करोड़ रुपए की पूंजी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त महिंद्रा फाइनेंस और टाटा पावर जैसी कई अन्य कंपनियां भी राइट्स इशू के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी जुटाने का विचार कर रही हैं। क्या होता है राइट्स इशू का अर्थ? देखिए, राइट्स इशू का अभिप्राय एक ऐसे तंत्र से होता है जिसके द्वारा कंपनियां अपने मौजूदा शेयरधारकों से अतिरिक्त पूंजी जुटा सकती हैं, और इस तंत्र का प्रयोग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किया जाता है और इसके जरिए कंपनी अपने शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि राइट्स इशू तंत्र फंड जुटाने के लिए एक अधिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह मौजूदा शेयरधारकों को कंपनी में पहले निवेश करने का अधिकार देता है। राइट्स इशू के लिए एक तारीख निर्धारित की जाती है जिसकी घोषणा स्वयं कंपनी द्वारा की जाती है। इस निश्चित तारीख पर ही अतिरिक्त शेयर खरीदने का अवसर दिया जाता है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के संदर्भ में कौन सा एक जो है वो गलत है इनमें से, चार में से? एनसीडीसी की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। डिफरेंस याद रखना, संवैधानिक बिटवीन सांविधिक में। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन, खाद्यान्न पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन, विपणन, भंडारण, निर्यात, आयात और इससे संबंधित या आकस्मिक मामलों के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संवर्धन करना है। देखिए, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, इसमें कोई गलत तो कोई है नहीं, तो इसका उत्तर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो उपरोक्त सभी कथन जो है यहाँ पर करेक्ट हैं, अतः सही उत्तर डी होगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक निगम के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है एनसीडीसी का? कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन और सहकारी सिद्धांतों पर उत्पादित कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण, भंडारण, निर्यात, आयात तथा इससे संबंधित या आकस्मिक मामलों के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाकर उनका संवर्धन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, विकल्प है, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लाओस में महामारी के प्रसार को रोकने की दिशा में लाओस की लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है। भारतीय प्रधानमंत्री ने की है। लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है, स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध क्या होते हैं? जिसकी सीमा सागरों से नहीं मिलती, उसके तरफ दूसरे देश उसको घेरे रहते हैं अपनी स्थलीय सीमा से। यांगटीसी नदी यहाँ के कार्गो तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख मार्ग है। यांगटीसी कौन सा गलत है इसमें? सॉरी, कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, इसमें पहला करेक्ट है, इसमें दूसरा करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, ये वाला गलत है। यांगटीसी थोड़ी है, चीन की है। तो मेकांग नदी जो है, जो हाल ही में चीन ने उसका पानी रोका था, उसके कारण चर्चा में रही थी मेकांग नदी। तो मेकांग नदी यहाँ के कार्गो, यहाँ के मतलब लाओस के कार्गो और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख मार्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल एक और 1 और ए और बी करेक्ट है, सी तो यहाँ पर गलत है। तो विकल्प सी यहाँ असत्य है, क्योंकि मेकांग नदी यहाँ के कार्गो तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख मार्ग है, न कि यांगटीसी। मुद्दा क्या है? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री तथा लाओस के प्रधानमंत्री द्वारा फ़ोन पर कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य तथा आर्थिक चुनौतियों पर विचारों का जो है आदान प्रदान किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लाओस में महामारी के प्रसार को रोकने की दिशा में लाओस की लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना किया भारतीय प्रधानमंत्री ने। देखिए, दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता तथा कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में सर्वोत्तम प्रथाओं तथा अनुभवों को साझा करने पर जो है सहमति भी व्यक्त की है। और वार्ता के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं द्वारा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों पर भी चर्चा की गई। अगर बात करें लाओस के बारे में कुछ जाने, तो लाओस 1953 में फ्रांसीसी शासन की समाप्ति के बाद स्वतंत्र हुआ, परंतु लंबे समय तक साम्यवाद से प्रभावित रहा। लाओस एक गरीब देश है जिसकी 80% जनसंख्या कृषि संबंधी कार्यों में लगी है। हालांकि यहाँ जल विद्युत की अपार संभावना होने के कारण लाओस स्वयं को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के रूप में देखता है।
लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है। मेकांग नदी जो है यहाँ के कार्गो तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 मानव दुर्व्यवहार, बेगार तथा बंधुआ मजदूरी की प्रथा का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 23 किसी फैक्ट्री, खान, अन्य संकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, केवल एक दो अक्षरों की वजह से। यहाँ 23 होना चाहिए और यहाँ 24 होना चाहिए। अनुच्छेद 23 जो है बलात् श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों में कार्य करने वाले बच्चों का निषेध करता है जो 14 वर्ष से कम है। तो दोनों के दोनों गलत हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों असत्य हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार तथा बंधुआ मजदूरी की प्रथा का उन्मूलन करता है, जबकि अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान या अन्य संकटमय गतिविधियां यथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का वहां पर प्रतिषेध करता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। बाल श्रम निषेध और रोकथाम संशोधन अधिनियम मतलब चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट के संदर्भ में कौन सा गलत है? देखिए, ये जो अधिनियम है 2016 को लागू किया गया और यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिनियम 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर खतरनाक व्यवसायों मतलब हजार्डस ऑक्यूपेशन में कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। और भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में विद्यमान है। अनुच्छेद 23 और 24 में। देखिए, डी तो सबसे पहले करेक्ट करिए, अभी बताया था मैंने एक्सप्लेनेशन करते हुए। और ये जो अधिनियम है ना, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में लागू किया गया, ये भी करेक्ट है। और यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, ये भी करेक्ट है। सी यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर 14 से 18 है, 16 से 18 नहीं है। यह अधिनियम 14 से 18 वर्ष के किशोरों पर खतरनाक व्यवसायों में कार्य करने में जो है प्रतिबंध लगाता है। दो बातें ध्यान रखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे तो काम करेंगे नहीं कहीं पर भी, और जो 14 से 18 के बीच है उनसे हजार्डस ऑक्यूपेशन मतलब खतरनाक काम नहीं लोगे आप, ये प्रतिबंध लगाता है। तो 14 से 18 है यहाँ पर, 16 से 18 नहीं है। बाकी ए करेक्ट, बी करेक्ट, डी करेक्ट, सी है इनकरेक्ट। तो विकल्प सी असत्य है। बाल श्रम निषेध और रोकथाम अधिनियम संशोधन अधिनियम 2016 को लागू किया गया। यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है तथा 14 से 18 के किशोरों पर खतरनाक व्यवसायों में कार्य करने पर रोक लगाता है, करवाने पर रोक लगाता है। मुद्दा क्या है, क्यों पूछा गया प्रश्न? देखिए, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 12 जून को। कब मनाया जाता है? प्रत्येक 12 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को आभासी अभियान के रूप में आयोजित किया गया और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2020 कोविड-19 महामारी का वैश्विक बाल श्रम पर प्रभाव विषय पर केंद्रित है। और बाल श्रम पर आभासी अभियान का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर तथा इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन एंड चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ मिलकर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में आरक्षण के मुद्दे को लेकर चर्चा में रही भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में विचार करना है आपको। देखिए, 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया और 9वीं अनुसूची में व्याप्त कानूनों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। तीसरा स्टेटमेंट है, वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल है। कुछ विद्यार्थियों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इतना डीप पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हर प्रश्न ऐसा होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू जो है छिपा रहता है और यूपीएससी इस तरह के स्टेटमेंट अगर रखती है तो गलत नहीं करती है। पीसीएस में भले ही नंबरिंग में इनकरेक्ट रखा जाए, जैसे 284 की जगह 184 कर देगी। कुछ खास चीज़ें हैं जिनकी डेट यूपीएससी पूछती है, वो भी कालानुक्रम सजाने इस तरह से पूछ लेगी कि घटते हुए क्रम में रखी है, बढ़ते हुए क्रम में रखी है।
इसे हिस्ट्री के मुद्दे को उठाएगी। तो फिलहाल इसमें बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी ना। नवी अनुसूची में है क्या? कुछ अधिनियम और विनियम का विधिमानीकरण है। और नवी अनुसूची में व्याप्त कानूनों को न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। गलत है ये वाला स्टेटमेंट। वर्तमान में संविधान की नवी अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं। ये करेक्ट है। ढूंढना क्या है हमको? सही ढूंढना है ना। तो 1 और 3 सही है, सी है इसका उत्तर। दूसरा गलत है। देखिए दूसरा गलत है तो सी होगा ना उत्तर। 1 और 3 सॉरी फॉर दिस, सी होगा यहाँ पर। तो कथन दो सही नहीं है, क्योंकि नवी अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। मुद्दा क्या है? मुद्दा है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण संबंधी मामलों में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर कार्रवाई करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के साथ ही आरक्षण संबंधी कानूनों को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार पुनः चर्चा में आ गई। नवी अनुसूची को वर्ष 1951 में 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यह पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया था और जोड़ी गई नवी अनुसूची। अब देखिए मुद्दा है हाल ही में तमिलनाडु के तमाम राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर राज्य के मेडिकल पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण न देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही याचिका में संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की मांग भी की गई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 का उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किया जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने प्रश्न किया कि मौजूदा मामले में किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद आरक्षण संबंधी प्रावधानों को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने से संबंधित मांग की जा रही है ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त किया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है नकार दिया है फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहे। अब मान लीजिए यूपीएससी प्रश्न कैसे करती है। अब जैसे मान लीजिए कितनी 12 अनुसूचियाँ हैं ना भारतीय संविधान में। पहली अनुसूची से बनाती, दूसरी से बनाती, लेकिन न्यूज़ में रही है नवी अनुसूची, तो नवी को उठा के बना लेगी। तो तैयार रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में चर्चा में रहे सुंदरबन के संदर्भ में विचार करना है। क्यों चर्चा में रहा है सुंदरबन? चक्रवात अम्फान के कारण इसके बहुत सारे पेड़ जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो सुंदरबन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है यह दलदली वन क्षेत्र है जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला है। यह ब्राह्मणी, वैतरणी और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना है। यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है ये। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहला तो करेक्ट है। ये एक दलदली वन क्षेत्र है, इतना भी करेक्ट है। और भारत बांग्लादेश दोनों में फैला, ये भी सही है। ब्राह्मणी वैतरणी का डेल्टा तो वितरकणी का है ना, उड़ीसा का। गलत है स्टेटमेंट डी, मतलब तीसरा वाला। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना का डेल्टा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है। तो देखिए सुंदरबन यूनेस्को विश्व धरोहर साइट है जो कलकत्ता से लगभग 110 किलोमीटर दूर 24 परगना जिले के दक्षिण पूर्वी सिरे तक स्थित है। यह भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला एक दलदली वन क्षेत्र है तथा यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण फेमस है। यह सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का हिस्सा है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से मिलकर बना है। मेघना बांग्लादेश में बोलते हैं, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है उसको मेघना बोलते हैं वहाँ पर। तो ये गलत है क्योंकि ब्राह्मणी वैतरणी नहीं है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना है। वर्ष 1973 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया और वर्ष 1984 में इसे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। सुंदरबन का जंगल भारत और बांग्लादेश में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 40% भाग भारत में स्थित है। क्यों पूछा गया है प्रश्न? हाल ही में आए अम्फान चक्रवात के कारण सुंदरबन का जो है 28% से अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। अम्फान के कारण 1200
वर्ग किलोमीटर में फैले मैंग्रोव के वन जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्य वन संरक्षक के अनुसार ज़्यादातर क्षति जो हुई है वो 24 परगना के पथार प्रतिमा और कुलतली इलाकों में हुई है। भारतीय क्षेत्रों में स्थित सुंदरबन को अत्यधिक क्षति हुई है, जबकि बांग्लादेश की तरफ जो है वो कम क्षति हुई है। गौरतलब है कि विश्व पर्यावरण दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। इसके अवसर पर पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव और अन्य पेड़ लगाने हेतु अभियान भी चलाया जा रहा है, क्योंकि ये आवश्यक है। 28% क्षति हुई है सुंदरबन के पेड़ों की, मैंग्रोव फॉरेस्ट की। अगर ये नहीं होते, ज़्यादा क्षति क्या होती, जान माल की होती ना। तो पेड़ कितने ज़रूरी हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट कितने ज़रूरी हैं, चक्रवातों से रक्षा करते हैं तटीय इलाकों की। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ है कच्छ वनस्पति स्थल, दूसरी तरफ है राज्य या जिस संघ क्षेत्र में वो पाए जाते हैं। मुथुपेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खंबात की खाड़ी, कोरिंगा, कन्नूर। कन्नूर के सामने हिमाचल प्रदेश, कोरिंगा के सामने आंध्र प्रदेश, खंबात की खाड़ी महाराष्ट्र और मुथुपेट के सामने तमिलनाडु लिखा। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। देखिए, आपने पढ़ी होगी जीएस थोड़ी बहुत, तो पता होगा कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं है। मुथुपेट तमिलनाडु में है, ये करेक्ट है। कन्नूर की बात हो रही है, किन्नौर की बात नहीं हो रही। कन्नूर केरल में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। हमारा बी गलत हो गया, 2 गलत हो गया जहाँ 2 है, 4 गलत हो गया जहाँ 4 है, वो नहीं होगा। बाकी कोरिंगा आंध्र प्रदेश करेक्ट है और मुथुपेट तमिलनाडु करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। तो देखिए, कच्छ वनस्पति स्थल संघ राज्य क्षेत्र या राज्य या संघ क्षेत्र। मुथुपेट तमिलनाडु में है, खंबात की खाड़ी गुजरात में है, कोरिंगा आंध्र प्रदेश में और कन्नूर है केरल में। केरल में कन्नूर के अलावा वेम्बनाड जो है वो कच्छ वनस्पति स्थल है। आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी और कृष्णा भी कच्छ वनस्पति स्थल हैं और गुजरात में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी कच्छ वनस्पति स्थल हैं। और मुथुपेट के साथ साथ तमिलनाडु में पिचवरम, पुलिकट और काजू बेली भी कच्छ वनस्पति स्थल हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न थे। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। ये सारे के सारे प्रश्न और एक्सप्लेनेशन आपको लाभ प्रदान करती है प्रारंभिक परीक्षाओं में और मुख्य परीक्षा में भी।